हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और यदि आपने पहली बार चैनल को देखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हम लेकर के आते हैं। तो 24 मई 2021 के इस न्यूज़ एनालिसिस के लिए हम सभी अब चलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ आर्टिकल की ओर। The first news article is about the INS जलशावा। और ये जो INS हमारा जलशावा है, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के वाइजैक विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहाँ पर ये अभी आए हैं। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट कंसाइनमेंट इन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दैट इज LMO, जो कि इंडियन नेवी ने INS जलशावा लेकर के आया हुआ है with 300 metric ton of oxygen and more than 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम सिंगापुर एंड ब्रुनेई। ठीक है, इनको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है तो सिंगापुर एंड ब्रुनेई से। और किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। इस ऑपरेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से इसमें ऑपरेशंस, कौन कौन से INS इन्वॉल्व हैं, ये हमेशा पूछा जा रहा है आजकल के एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अलावा INS त्रिकंद भी है, वह भी यहाँ पर एक नाम मेंशन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उन्होंने भी क्या है, कतर से लेकर के आए हैं और बॉम्बे में वो लैंड किए हुए। ठीक है, ये देखिए मुंबई में उन्होंने जो है सी पोर्ट में रिपोर्ट किया है फ्रॉम कतर। तो ये दो का जो नाम है बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा दो तीन न्यूज और है, जैसे यास जो है वह वॉल्केनो सीवियर साइक्लोन जो है वह टकराने वाला है। इसके बारे में मैं कल आपको बता चुका था, तो अब अगेन वी विल नॉट डिस्कस। एंड द फर्स्ट दैट इज द मेन न्यूज फॉर टुडे यू कैन से, और द हेडलाइन आर्टिकल इज 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। बट 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल नॉट सीइंग दिस। हमारे लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हम केवल उसे ही देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज अबाउट द गलवान वैली। नाउ यहाँ पर एक न्यूज जो आई हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि देयर वाज अ माइनर ऑफ नियर द गलवान वैली, बट आर्मी ने उसे डिक्लाइन किया है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं हुई थी। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह न्यूज नहीं है, वह दैट इज our importance is Galwan Valley and the line of actual control, that is LAC। हम इसको आगे मैप से भी देखेंगे, बट यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि a no patrolling zone was extended to around 3 kilometers and around 1.5 kilometers on each side of the clash site near the Y junction of the Galwan Valley was created after June 15, 2020। यहाँ पर एक झड़प हुई थी चाइना और इंडिया की सेना के बीच, जिसमें 20 इंडियन आर्मी पर्सनल शहीद हुए थे। तो उसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि एक नो पेट्रोलिंग जोन वहां बनाया गया है। बट वहीं पर ही अभी एक न्यूज, ये जो न्यूज आर्टिकल है उसके लिए उसमें ये लिखा गया है कि देयर वाज अ मूव और माइनर फेस ऑफ। ठीक है, दोनों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच फिर से एक बार वहां झड़प जैसी सिचुएशन हुई थी। बट अब हम देखते हैं कि गलवान वैली कहाँ पर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और वी विल सी द अपर इंडियन और द नॉर्थ ईस्ट इंडियन साइड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, ये जो है ये चाइना, और ये जो है पाकिस्तान। तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या है, हमारा है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम LOC बोलते हैं। ठीक, और LOC जो है उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर आता है, दैट इज PAK का एरिया आता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलते हैं आप उसको। फिर ये इंडिया है हमारा, जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया एक यूनियन टेरिटरी एंड वन इज लद्दाख। नाउ दे आर बाइफर्केटेड एज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, अब ये स्टेट नहीं रहा, आप सभी को पता ही है। अब गलवान वैली को देखते हैं। यहाँ पर है हमारी गलवान वैली, जो कि अक्साई चीन एक जो एरिया है जो कि चीन के कंट्रोल में है, और इसके बाद जो है वह लगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आप देख रहे हैं ये है LAC का एरिया। ठीक है, LAC
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC जो है वो इधर है। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है इसको आप सियाचिन ग्लेशियर का एरिया बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साइट फॉर इंडिया। और यहाँ आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा बैटल साइट है, आप सभी को पता है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये जो गलवान वैली है यहीं पर क्या हुआ था, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स। तो वहां पर से एक एरिया एडमिनिस्टर किया गया है जहां पर नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गलवान वैली। LAC और LOC का डिफरेंस जो है वो मैं आपको समझाया हुआ है पहले के एक दिन के जो हम करंट अफेयर डिस्कस किए थे, आप जरूर जा करके देख लीजिएगा। वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। उसमें उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि 2020 में उन्होंने पूछा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल वगैरह के बारे में एक साइड जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ दिया है ऑफ ज्योग्राफी। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ वोल्केनो दैट इज इरप्टेड इन कॉन्गो। कॉन्गो के जो गोमा सिटी है वहां पर एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है और ये जो कॉन्गो का माउंट नियारेंगोंग है वहां पर ये जो वोल्केनो है वो इरप्शन हुआ है। लेक का एक नाम याद रखिए, लेक कीवू। ठीक है, और एक माउंट गोमा है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है वहां का कॉन्गो का। तो हम ये देख लेते हैं कि DRC जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफ्रीकन कंट्री है, आप सभी को याद रखना है। इट बिलोंग्स टू अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लेक है लेक कीवू और यहीं पर है ये गोमा सिटी और इसी पर यहाँ पर ही क्या हुआ है, देयर वाज एन इरप्शन ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, जो कि इरप्ट हुआ है और यहाँ पर फिर ये गोमा सिटी में क्या किया इसने, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये सिटी को कवर कर लिया और यहाँ पर डैमेज हुआ है। तो दैट इज द एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जो लोग हैं वह पास के जो एरियाज हैं उन पर या कंट्री हैं उन पर फ्लिट किए क्योंकि एक बॉर्डर एरिया है, आप देख सकते हैं गोमा। तो ये बुरुंडी, तंजानिया और यहाँ पर जो है आपका रवांडा। ठीक है, ये तीन जगह ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को शरण दिया हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, खास करके ये जो आपका बेल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर लेक्स की भरमार है जो कि आपको सेंट्रल अफ्रीका में पढ़ना पड़ता है, जैसे लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू एंड दिस इज द लेक तंगनाइका, दिस इज द लार्जेस्ट लेक, यू कैन से लॉन्गेस्ट लेक। ठीक है, फिर लेक मेयाकू, ऐसे ही बहुत सारे लेक हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका सीक्वेंस पूछ सकता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और यू कैन से कौन कौन से लेक हैं, सबसे बड़ा लेक कौन सा है, क्योंकि यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो अब ये साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। जब मैं अफ्रीकन कंटिनेंट के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं आपको वहां पे जरूर ये सारी चीजों को बता दूंगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ ग्रुप दैट इज अ चाइनीज ग्रुप और उसका नाम है 17+1 और ये कोऑपरेशन फोरम है बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। वहां से लिथुआनिया ने अपने आप को अलग किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये 17+1 ग्रुप क्या है। तो दिस फॉर्मेट वाज फाउंडेड इन 2012 इन वार्शो में इसे फाउंड किया गया था फॉर अ कोऑपरेशन ऑफ 17+1, जो कि 17 जो थे वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं और 1 इज चाइना। ठीक है, तो चाइनीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक ये कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया हुआ है। इनका जो मीटिंग है वो एनुअल होता है, 2012 में वार्शा में हुआ था और वहीं पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो डुब्रोवनिक है वहाँ 2019 में हुआ। 2020 के मीट का कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ड्यू टू द पैंडेमिक दैट वाज नॉट ऑकर। तो चाइना और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन सेक्रेटरीट्स जो है वह इसका बीजिंग में है, बीजिंग। ठीक, और 17 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स वहां पर रहते हैं, ईच ऑफ द पार्टनर CEE कंट्रीज। फिर फॉर्मेट का गोल क्या है, तो गोल इज टू प्रमोट द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट इज BRO इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसको वो सपोर्ट करता है
and enhance cooperation in the field of infrastructure, transportation and logistics, trade and investment. इनको वो सपोर्ट करने के लिए रखा गया है। और उनका जो गोल है, उनके जो गोल है वह गोल है सपोर्टेड बाय ग्रोइंग टाइज इन द एरियाज ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड टूरिज्म, दैट इज कल्चरल एक्सचेंजेस, थिंक टैंक्स एंड एनजीओज। लेकिन ये जितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स तो हैं फॉर द आउटर वर्ल्ड, बट इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। और ड्यू टू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी ऑफ चाइना, और यहाँ पर जो चाइना है वह अपना इन्फ्लुएंस सेटअप करने की कोशिश यहाँ कर रहा है थ्रू दिस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो इस पर भी एक कंसर्न बना हुआ था, और हो सकता है कि लिथुआनिया ने वह सोचा, और उसकी जो पार्लियामेंट थी उसने फरवरी 2021 में ही यह निर्णय ले लिया था, और फाइनली अब वो उससे अलग हो चुका है। So that is all about the news. हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आवर द एडिटोरियल आर्टिकल। और क्योंकि आज इम्पोर्टेंट न्यूज बहुत सारी नहीं थी, बट एडिटोरियल जो है ये इम्पोर्टेंट है, और दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द इको टैक्स। ठीक है, इकोलॉजिकल टैक्स और इन्वायरमेंटल टैक्स आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात की है ऑथर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया है, जो कि WHO की एक स्टडी में या डेटा में प्रोवाइड किया गया कि द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन वेयर द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द health was greater than 10 to 25% of the total household expenditure income in India in 2011। तो 10 से 25% जो है वह टोटल इनकम का केवल हेल्थ में खर्चा करती है इंडियन फैमिलीज, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने एक डेटा दिया है दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमने एक और आर्टिकल में देखा हुआ है पिछले बार के। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भी हमारा जो एशिया पैसिफिक रीजन है वह ज़्यादा है, और खास करके इंडियन सब कंटिनेंट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो इसको ऑथर ने एक कंसर्न माना है। उसके बाद हम आगे इसी में देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो कि 2019-20 का है, उसमें एक फैक्ट डिक्लेयर किया गया था कि देयर इज एन इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम 1% टू 2.5 to 3% ऑफ GDP, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में सुझाया गया था 2017 के, एंड कैन डिक्रीज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 65 to 30% ऑफ ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंसेस। अगर हम अपनी GDP का 1% अभी जो है वह हेल्थ एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, यदि उसको बढ़ाकर 2.5 to 3% कर दिया जाए एज was suggested in the National Health Policy of 2017, तो हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वह क्या हो जाएगा, वह डिक्रीज हो जाएगा दैट फ्रॉम 65% to 30%। ठीक है, तो ऐसे एक सजेशन ऑथर ने दिया हुआ है, और ये सजेशन जो है वो कोट है एक्चुअल में। अब हम बात करेंगे कि इको टैक्स को हम क्या बोलते हैं। तो द इको टैक्स रेट ought to be equal to the marginal social cost arising from the negative externalities associated with the production, consumption or disposal of goods and services। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट इकोलॉजी पर, इन्वायरमेंट पर कितना नेगेटिव होता है, इसी के ही एनालिसिस में एक कैलकुलेशन किया जाता है, और उसे ही आप इको टैक्स कहते हैं। अब इन्वायरमेंट टैक्स जो है वह जनरली इन्वॉल्व करता है 3 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल टैक्स जो है वह 3 एक्टिविटीज को जो है इंडिकेट करता है या वहाँ इन्वॉल्व होता है। एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस दैट हैज अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सेकंड इज restructuring existing tax in an environmentally supportive manner and initiating new environmental taxes। तो आप इन 3 फैक्टर्स को वहां लिख सकते हैं जब भी आपको इको टैक्स के बारे में लिखने आएगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इको टैक्स का टारगेट एरिया क्या हो सकता है। तो ऑथर ने यह सजेस्ट किया है कि इको टैक्स कैन टारगेट 3 मेन एरियाज इन इंडिया। पहला बोला है उन्होंने डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स in the transport sector purely oriented towards the fuel efficiency and GPS based consumption charges। ठीक है, पहला। दूसरा उन्होंने बोला है in the energy sector by taxing fuels which feed into energy generation, इस पर टैक्स लगा सकते हैं आप।
तीसरा है वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तीन चीजें हैं जहां पर इंडिया में इको टैक्सिंग इम्पैक्ट की जा सकती है। अब यहाँ पर उन्होंने एक लास्ट में जो कंक्लूड किया है उसमें ये कहा है कि देयर इज अ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी बाय इम्पोजिंग द इको टैक्सेस। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इन्वायरमेंटल टैक्स इन इंडिया विल हैव थ्री ब्रॉड बेनिफिट। कौन कौन से होगा? फीजल बेनिफिट होगा, इन्वायरमेंटल एंड पॉवर्टी रिडक्शन होगा। ठीक है, फीजल बेनिफिट तो जरूर होगा क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होगी एंड दैट विल लेड टू द टैक्सेशन इन इंडिया, और टैक्सेशन के कारण जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उससे फिर आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है और एक्सपेंडिचर है उस पर एरिया आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड वन इज इन्वायरमेंटल। अगर आप इस टैक्स को या इन टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट वहां पर इन्वॉल्व होगा, बिकॉज द कंपनीज विल बी चार्ज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, और वहां पर उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और लास्ट वन इज पॉवर्टी रिडक्शन। अब आप कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी लगाएंगे तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर आप वहां बनाना चाहते हैं तो दैट विल इम्प्लीमेंट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड फर्दर द टैक्सेशन विल ग्रो द जीडीपी, और जीडीपी ग्रोथ से फिर आपका क्या होगा? रेवेन्यू जनरेशन लेड्स टू द पॉवर्टी एलिविएशन। सो देयर आर सर्कुलर इम्पैक्ट आप बोल सकते हैं, और यहीं पर ही आप एक अच्छा इकोनॉमी का एक अच्छा आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ऑथर ने क्या कहा है। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फीजल रिफॉर्म्स एज दे विल रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल्सो जनरेट रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द हेल्थ सेक्टर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर चल रहा है वो दैट इज हेल्थ सेक्टर, और यदि हम अगर इन्वायरमेंटल फीजल जो रिफॉर्म्स है उसको कर लेते हैं, अभी इंडिया कर लेता है, तो दैट विल हेल्प इन टैक्सेशन एंड दैट कंप्लीटली एड्स टू द हेल्थ सेक्टर फाइनेंसिंग। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले एडिटोरियल आर्टिकल की ओर। द नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल इज अबाउट द ग्रोथ एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर्स ने सजेस्ट किया है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स को आप बजट लेवल पर रीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ नीड एंड यू कैन रिकैलिब्रेट द ग्रोथ। आप ग्रोथ को फिर से कैलिब्रेट करा सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं बाय रीप्रायोरिटाइजिंग द एक्सपेंडिचर। आपको एक्सपेंडिचर को अब प्रायोरिटी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। दो दैट वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द 2021-22 बजट, बट अब आपको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है। सो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये जो रिपीटेड आर्टिकल्स आते हैं अबाउट दिस बजटरी नॉर्म्स एंड द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ व्यू भी अपने बना सकते हैं बाय रीडिंग दिस आर्टिकल, बट from the current affairs point of view this is not very much important as the eco tax was। तो आज के इस न्यूज आर्टिकल में इतना ही। आई होप कि आपको ये न्यूज आर्टिकल अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के आर्टिकल में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट डे के आर्टिकल में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।